तो शुरू करते हैं हरितगंधा एकांकी जो हमीदुल्लाह का लिखा हुआ है। इसमें पात्र आपके मुख्य पात्र केवल तीन ही हैं। एक ठेकेदार है, एक उसका नौकर स्वामीदास है और एक सरपंच है गांव का, जो बहुत ही ईमानदार और गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत बड़े रोल नहीं है जिनके। एकांकी में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। एक रामुड़ा है जो सरपंच का युवा भतीजा है, और एक सुंदरी है बच्ची जो 16 वर्षीय सरपंच की बेटी है। कुछ ग्रामीण हैं जो बीच बीच में अपनी राय देते हैं, और लास्ट में पुलिस। इसकी मंच की परिकल्पना लेखक ने लिखी हुई है। यदि हमको इसको मंच पर अभिनीत करना है तो मंच पर इन्होंने बता रखा है कि एक गांव का दृश्य पूरा इसमें आपको दिखाई देता है। हमने तो नुक्कड़ नाटक किया था, तो हमको ये मंच सज्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अब इसमें बता रखा है उन्होंने कि पार्श्व में यानी कि पर्दे के पीछे से मोर बोलने और चिड़िया के चहकने की ध्वनि आ रही है, और इसको सुपर इम्पोज करती हुई एक जीप तेजी से वहां आती है और उसकी ठहरने की आवाज। अब देखिए यहाँ भी हमीदुल्लाह ने एक छोटा सा व्यंग कर दिया है। क्या व्यंग कर दिया है कि जो भौतिकवादी संपदा से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, जो शोषक वर्ग है, वो किस तरीके से प्रकृति पर भी अपनी दादागिरी और उसको भी दबाने की कोशिश कर रहा है कि मोर और चिड़िया चहक रही हैं और उसको सुपर इम्पोज, उनकी आवाज को उसने दबा दिया। लेकिन यहाँ एक खास बात क्या बताई हमीदुल्लाह ने कि मोर और जो चिड़िया हैं वो चुप नहीं हुई हैं। जीप की आवाज आई है, ठहरी है, लेकिन वो बीच बीच में बोल रही हैं। अर्थात जो उनका विद्रोह है, उनका जो विरोध है, यदि उनको कोई दबाएगा तो वो उस विरोध को करना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए वो बीच बीच में उनके बोलने की रुक रुक के आवाज जारी है। फिर इसमें मंच में बताया कि किस तरीके से प्रकाश फैलता है, और वहां दो व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक ठेकेदार है और एक उसका नौकर है जिसका नाम स्वामीदास है। जो ठेकेदार है वो नक्शा बिछा लेता है और फिर कहता है नक्शे में देखकर, ये वही जगह है स्वामीदास, देख रहे हो? देख रहा हूँ ठेकेदार, ये पहाड़, घना जंगल, ढाणी में बरगद का घना पेड़, नदी, ये पेड़ मानो बरसों से हमारी राह देख रहे हो, इनसे लाखों कमाए हम। स्वामीदास बोलता है, लाखों? इसका पता मैंने लगाया था। स्वामीदास, मैंने, जानते हो? मतलब यहाँ ठेकेदार ये कह रहा है कि ये जो घना जंगल है, यहाँ से हम लकड़ी काट के जो लाखों रुपए कमाएंगे, ये जगह मैंने ढूंढी थी कि यहाँ पर कोई देख रेख नहीं होगी, यहाँ हम पकड़े नहीं जाएंगे, और यहाँ हम अपना जो जाली काम है और अपना जो षड्यंत्र है, जो झूठा प्रपंच है, उसको आराम से यहाँ फैला सकेंगे, क्योंकि यहाँ ये गांव है और गांव के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनको हम बहुत आसानी से बेवकूफ बना लेंगे। तो वो कहते हैं इसका पता मैंने लगाया था। स्वामीदास, मैंने, जानते हो? प्रश्न पूछ रहा है वो। तो स्वामीदास कहता है, जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि लाखों की योजना है। और क्या जानते हो? जानता हूँ तुम्हें, यही बहुत है। स्वामीदास के इस वाक्य में भी एक गहरा व्यंग है कि तुम्हें जानता हूँ कि कितने तुम शातिर हो, कितने चालाक हो, कितने बेईमान हो। जानता हूँ तुम्हें, यही बहुत है। इस दुनिया में 2 और 2 4 ही होते हैं। 2 और 2 को 9 और 9 को 100 करने वाली एक ही चीज है। स्वामीदास कहता है, खोटा धंधा। ठेकेदार बात करते हुए कहता है, यह दिमाग, यानी कि मैं अपने दिमाग से षड्यंत्र रचता हूँ, और किस तरीके से मैं नोट छापता हूँ। नोट छापना मतलब अवैध कमाई करता हूँ। ये मोर लगातार बोल रहे हैं। स्वामीदास कह रहा है, ये मोर लगातार बोल रहे हैं, अर्थात विरोध की आवाज लगातार प्रकृति की तरफ से आ रही है। तो क्या सुना है, चोर देखकर मोर चिल्लाते हैं? ये देखिए फिर व्यंग आ गया कि हम चोर हैं, और ये शायद मोर इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमको पहचान गए हैं। पशु पक्षी में भी पहचानने की एक खास क्षमता होती है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि मोर चोर देखकर मोर चिल्लाते हैं। बकवास है। ठेकेदार इन बातों पे विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी। डर जैसा नहीं लगता? स्वामीदास कहता है, आपको डर नहीं लगता प्रकृति के लोग इस तरीके से हमारा विरोध करेंगे? कैसा डर? तुमको लग रहा है कि मोर ये हमारा मतलब चिल्ला रहे हैं चोर को देखकर? मोर हमारा स्वागत कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। ठेकेदार को लग रहा है कि मोर हमारा स्वागत कर रहे हैं। हाँ, डर तो वे रहे हैं। फिर स्वामीदास के वाक्य में एक व्यंग आ गया, हमें कैसा डर? हम तो यहाँ काटने आए हैं, पीटने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। डर तो वो रहे हैं क्योंकि उनका घर उजड़ जाने वाला है। अब पेड़ काट लेंगे, हरियाली खत्म कर देंगे, जंगल समाप्त कर देंगे, तो ये तो जो पशु पक्षी हैं उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, तो डरना तो उनको चाहिए। बेचारे चोर नहीं मोर, हम चोर नहीं है। कोई चीज पांव के नीचे आ जाने से
ठेकेदार एकदम उछल पड़ता है। अब यहाँ देखिए कितना बारीक व्यंग्य किया हमीदुल्लाह ने। क्या हुआ? पाँव के नीचे कुछ है। देख कर, ओ चूहा है, बड़े खतरनाक चूहे हैं, यहाँ भूखे हैं, खाई पिए आदमी को पहचानते हैं। स्वामीदास ने फिर एक व्यंग ठोक दिया, तुमको पहचान गए हो, तुम काफी खाई पिए हो ना, तुमने बहुत कमाया है, तो वो पहचान गए, इसलिए वो तुम्हारे पैर के नीचे आ गया। चूहे पकड़ने का पिंजरा यहाँ एक तरफ रख दो। अब देखो ये चूहे पकड़ने का जो पिंजरा है ना, वो भी एक प्रतीकात्मक प्रयोग है। चूहे कहा गया है ग्रामीणों के, जो ग्रामीण है, जो गांव के व्यक्ति हैं, और पिंजरा उनको फंसाने की एक चाल है। यह पिंजरा, इसमें रोटी के टुकड़े डाल दो, अब देखते हैं कैसे बचते हैं मेरे जाल से। जैसे हम पिंजरे में रोटी या कोई खाने की वस्तु डाल देते हैं और चूहा उसको देख के लपक कर उसके अंदर आता है और पिंजरे में कैद हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर ये ग्रामीणों को फंसाने के लिए आए हैं और उनके पास एक प्लान है कि कोई ना कोई लोभ इनके सामने रखेंगे और उस लोभ के कारण ये ग्रामीण फंस जाएंगे और हम यहाँ के पेड़ काट लेंगे। तुम्हारे जाल से बचना आसान नहीं, और चाल से भी हमें यही तंबू गाड़ना है। यानी कि दोनों अपनी चाल और फरेब को पहचानते हैं और उसकी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा चालू व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा फरेबी व्यक्ति हैं और हमसे कोई दुनिया में बच नहीं सकता। गाड़ दो। फिर वहां पर एक तंबू गड़ जाता है। काम पूरा हुआ, अब हम टहनी में चलेंगे, वहां सरपंच से मिलेंगे। सरपंच बड़े काम की चीज होते हैं। देखिए आप, सरपंच बड़े काम की चीज होते हैं, क्योंकि जो गांव है और गांव का मुखिया कौन है? सरपंच ने जो कह दिया मतलब गांव ने उसको सहमति दे दी। तो यदि हमने सरपंच को पटा लिया तो फिर हमारा सारा काम हो जाएगा। कोई तो बहुत ईमानदार होते हैं, साम दाम दंड भेद के आगे कोई ईमानदार नहीं ठहरता। चले जाल फैलाएं, क्या की रही भावना जैसी तो मूर्त देखी तुम तैसी। ठेकेदार को क्या लग रहा है कि सरपंच भी मेरी चाल में फंस जाएगा। साम दाम दंड भेद, ये 4 तरीके बताए किसी आदमी को अपने चंगुल में करने का, कैसे तो फंसेगा, तो फंसा लेंगे। चले, और फिर प्रकाश लुप्त हो जाता है और दूसरा सीन आता है। उस सीन में क्या है कि गांव का सीन है। वो सरपंच वहां बैठा हुआ है और कुछ भजन कीर्तन हो रहा था, वो जो बंद हो गया है। आनंद आ गया भाई, क्योंकि वो भजन कीर्तन हो रहा है ना, तो सरपंच कह रहा है आनंद आ ही गया। चिलम सुलगा कर पीने लगता है और रामुड़ा जो उसका भतीजा है आकाश की ओर देखता है। आकाश की ओर कहीं देख रहे रामुड़ा? आकाश की तरफ क्या देख रहा है रामू? इंद्र भगवान हमारी अरदास हुई क्या, यही देखूं रे भाईड़ा, मैं ये देख रहा हूँ। मतलब जो गांव के लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आकाश की ओर कहीं देख रहे रामुड़ा, या ग्रामीणों ने कहा है, तो उनको जवाब दे रहे हैं कि मैं ना इंद्र भगवान को देख रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने जो भजन कीर्तन किया है उसमें हमने इंद्र भगवान को मनाया है और गांव में इस समय बरसात की आवश्यकता है, बरसात हो ही नहीं रही है। तो रामुड़ा कह रहा कि मैं इंद्र भगवान की तरफ देख रहा हूँ, क्या उन्होंने मेरी अपनी जो अरदास है वो सुन ली, यानी कि क्या बरसात होगी या नहीं होगी। तो वो उनकी अरदास के बारे में बात कर रहा है। सरपंच बड़े विश्वास के साथ कह रहा है बरखा होगी। ग्रामीण बोलते हैं काल मिटेगा, रात चुकेगी, पौ फटेगी, हवा चलेगी, धूप खिलेगी। सरपंच फिर कहता है धन बरसेगा। रामू को थोड़ा सा शंका है, वो कहता है ऐसा होगा। तो ग्राम के लोग कहते हैं सरपंच की बोली फलेगी। मतलब वो कह रहे हैं जब बरसात होगी ना तभी हमारी रात हमारे दुख दूर हो जाएंगे, अकाल खत्म हो जाएगा, नई सुबह आ जाएगी, यानी कि विकास होगा, उत्साह और उल्लास होगा, धूप खिल जाएगी, यानी कि हम सबके अंदर जोश हो जाएगा, हमारी जो फसलें हैं वो लहरा उठेंगी, हवा चलेगी, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे गांव में होगा। उसी समय ठेकेदार और स्वामीदास आ जाते हैं। तो ठेकेदार कहते हैं तुम हो यहाँ के सरपंच? हाँ मैं हूँ, कहो। पहले अपना परिचय दे दूं, मैं हूँ ठेकेदार और यह है मेरा नौकर स्वामीदास। शहर से आए हो? हाँ। कीकर पधारिया? कीकर राजस्थानी। देखो जो हमीदुल्लाह हैं उन्होंने जो आंचलिक शब्दावली है, जो स्थानीय भाषा के शब्द हैं, उनके वाक्यों जो की तरह प्रयोग किए हैं, जैसे गाँव में प्रयोग किए जाते हैं। कीकर मतलब क्यों? कीकर पधारिया, तुम्हारी बोली फलीभूत कर ले। क्योंकि ठेकेदार ने सरपंच की वो बात सुन ली है कि बरखा होगी, कि तुम्हारी बोली को फलीभूत करने आया हूं। तुमने कहा ना बरखा होगी, धन बरसेगा, तो धन बरसाने आया हूं। सरपंच कह रहा मेरी बोली फलाने आयो, विराजो मतलब बैठो। हाँ तुम अभी कह रहे थे ना धन बरसेगा, हाँ लेकिन कैसे? बरखा होगी, अगर नहीं हुई हवा चलेगी, अगर हवा तूफान बन गई सारी फसल उड़ा कर ले गई, फिर कैसे धन बरसेगा? तब क्या होगा?
हम आए हैं यही बताने। मतलब जो ग्रामीण लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई धरती तो ऐसे बरसता है हमारे यहाँ तो कि बरसात होती है, खेती होती है, फसल उगती है और फिर धन बरसता है, उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन ठेकेदार कहता है कि यदि बरसात नहीं हुई तो मतलब वो उनको संशय में डाल देता है। तो यही बताने आए हैं कि यदि बरसात नहीं होगी तो क्या होगा। ये तो बरगद का बूढ़ा पेड़ है ना, ठेकेदार बोल रहा है सरपंच से। तो सरपंच बात काटते हुए कहते हैं इसने कई जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, इसने मतलब बहुत बूढ़ा है, गांव कितनी बार फला फूला, दुख सुख सब हुए और इस बरगद के पेड़ साक्षी है सब इस बात का। तो ग्रामीण बोलते हैं आंधी तूफान गर्मी बरसात सब देखे इस बरगद के पेड़ ने। दूसरा ग्रामीण कहता है जो भी इसके नीचे आया उसे छां देने में चूक नहीं की इसने, अर्थात इसने बड़ी छाया दी। देखो पेड़ों का महत्व बताया है कि इसने छाया दी, आश्रय दिया। तीसरा ग्रामीण बोल पड़ता है इसके शरीर के ऊपर तोता मैना चील कबूतर, मतलब ये सब विरासते हैं, सब रहते हैं इसमें, यानी कि ये आश्रय भी देता है। रावणा कहता है भीतर के बरगद के भीतर खाली जगह, दीवार में आले जैसी, गिलहरी के बच्चों के लिए। मतलब ये बड़े जो पक्षी हैं उनको भी अपने उसमें स्थान देता है, छोटी सी जो गिलहरी है उसको भी अपना घर बनाने की अनुमति देता है। यानी कि ये बरगद का पेड़ है वो हमारी संस्कृति का केंद्र है, वो हमारी व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है, वो हमारे लिए जीवन है, प्राण है। सरपंच कहता पूरा एक संसार समाया है इसमें। ठेकेदार मजाक उड़ाता है इसका, खिल्ली उड़ाते कहता है ये पूरा संसार तो क्या एक नगर नहीं समा सकता है इसमें, नगर बहुत बड़े होते हैं, क्या समाएगा इसमें, नगर की सारी बेचनी समा सकती है। सरपंच कह रहा है आपके नगरों में जो बेचैनियां है ना, जो चिंता है, जो फिक्र है, जो डिप्रेशन है, जो निराशा है, वो सब इसमें समा जाएगी, यानी कि वो सबको पी जाएगा। तो शहरों की जो बेचैनियां हैं, निराशा और जो उनकी कुंठाएं हैं, वो सब समाप्त कर सकता है ये बरगद का पेड़। हैरानी की बात है, तुम नहीं समझोगे इसे, ऐसा क्या है, वह है भावना। सरपंच कहता है ये हमारी भावना है जो यहाँ के रहने वालों के मन में है कि बरगद हमारा आश्रयदाता है, ये हमारे सुख दुखों को का साक्षी है और हमारे दुखों को पीने वाला है, हमारे सुखों को बढ़ाने वाला है। ठेकेदार कहता है हमें भी यहीं का रहने वाला समझो, मतलब पटा रहा है, उसने कहा ना जाल डाल बिछाना है, रहने वाला समझो। वह पहाड़ी चट्टान देख रहे हो ना, वह तंबू, वही डेरा जमाया है, आना सारी व्यवस्था है, अब हम दोस्त हैं। पटा रहा है वो सरपंच को कि जिससे सरपंच हाँ कर दे तो हम यहाँ के पेड़ों को काट लें। सरपंच बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति है, साफ कह देता तुम दोस्त नहीं हो सकते। देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, चाहे किसी विद्यालय में जाएं या ना जाएं, कि वो व्यक्ति की चाल ढाल से, उनकी बोल चाल से, उनके हाव भाव से, उनके मन के भावों को पढ़ लेते हैं। और सरपंच ने यहाँ वही किया है। सरपंच उस ठेकेदार की सारी सीरत को समझ गया है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम दोस्त नहीं हो सकते, तुम तो कुछ धोखेबाज व्यक्ति लग रहे हो। वह नदी देख रहे हो ना, उसके घड़ियाल हमारे दोस्त हैं। सामने देखो नदी है ना, नदी में मगरमच्छ रहते हैं, घड़ियाल रहते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। कितना जबरदस्त व्यंग्य किया है, वो हमारे दोस्त हैं। ये घड़ियाल आंसू नहीं बहाते, यानी कि दिखावे का पछतावा नहीं करते, दिखावे का हमारे प्रति, हमारे दुखों के लिए कोई दिखावटी सहानुभूति नहीं दिखाते। नदी जल की मछलियों के साथ हम तैरते हैं। ये जंगल, ये पहाड़, ये दरख्त, ये सब हमारे दोस्त हैं। देखो ये बताया उन्होंने पर्यावरण का प्रेम, कि जो ग्रामीण है वो क्या कह रहे हैं कि ये जंगल है, ये पेड़ हैं, ये नदी, नदी में तैरते मछलियां, घड़ियाल, ये हमारे सब दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं हमारे, कि ये पर्यावरण के संरक्षक हैं और ये हमारी आर्थिक व्यवस्था की धुरी है, ये हमारी संस्कृति के आधार हैं, इसलिए ये हमारे दोस्त हैं। क्योंकि आदमी और ये प्रकृति दोनों अन्योन्याश्रित है एक दूसरे पर, इस प्रकृति के बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए ये हमारे दोस्त हैं। घड़ियाल, मछलियां, जंगल, पहाड़, दरख्त, यहाँ की डाकिन भी एक घर छोड़ती है। सरपंच समझ चुका है, वो कहते हैं यहाँ बुरा सा बुरा आदमी होता है ना, वो भी एक घर छोड़ देती है, यानी कि अपनों का नुकसान यहाँ नहीं करते। तुम कैसे अपने हो, हमारा ही नुकसान करने के लिए आए हो, ऐसा मतलब भाव है सरपंच का। डाकिन कोई ऐसा वैसा डर तो नहीं है यहाँ, एकदम डर जाता है ठेकेदार। डाकिन के नाम से उसको भूत प्रेत की बात आ जाती है, उसको लगता है गांव में कोई ऐसी ऊपरी व्याधा तो नहीं है, कहीं वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। यहाँ बहुत सन्नाटा है, चारों तरफ यहाँ पे बड़ी शांति, एकदम सन्नाटा है। ये सन्नाटा हर पल हमसे बात करता है, हमें संगीत सुनाता है। सरपंच कहता है
क्योंकि यहाँ का जो सन्नाटा है ना वो भी हमारा दोस्त है। और इस सन्नाटे में भी हमको एक संगीत सुनाई देता है, प्रकृति का संगीत सुनाई देता है, पशु पक्षियों का संगीत सुनाई देता है, हवा जो चलती है उसका संगीत सुनाई देता है, नदी जो बहती है उसका संगीत सुनाई देता है। सन्नाटे का संगीत, देखो विरोधाभास अलंकार। सन्नाटे में तुम्हें संगीत के संग, सन्नाटे का मतलब तो बहुत शांति, एकदम डरा देने वाली शांति, उसमें भी तुम्हें संगीत। तुम अपने मतलब की बात करो। सरपंच समझ गया कि ये अपने किसी मतलब की बात से आया है, जबरदस्ती की मुझे बातों के लच्छों में फंसा रहा है। सुंदरी ठंडा जल तो लाना, वो अपनी बेटी को आवाज देता है। क्योंकि हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार करना, अतिथि की आवभगत करना हमारी आत्मा का एक अनिवार्य संस्कार है। कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन उसको चाय पानी की पूछना ये हमारे आवभगत का प्रतीक है। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि ये ठेकेदार और ये आए हैं, इनके लिए तुम पानी लेके आओ। तो अंदर से आवाज आती है और सरपंच चिलम सुलगा लेता है। और ये भी हमारे आतिथ्य का एक उपादान है कि पानी पिलाते हैं और जो आने वाला होता है उसको चिलम ऑफर करते हैं पीने के लिए। ये गांवों का रिवाज है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो वो चिलम सुलगा के कहता है पियोगे, ठेकेदार से कहता है सरपंच। तो ठेकेदार कहता है अभी नहीं, हम पिलाएंगे तुम्हें बढ़िया चीज, आज रात डेरे पर आना। मतलब समझ गए आप? चिलम नहीं, डेरे पर आओ, दारू वारू पिलाएंगे। मतलब पटाने का पहले तो उसने लच्छेदार बातें की और उसके बाद उसने शराब ऑफर कर दिया। क्योंकि बहुत जो शराबी होते हैं वो शराब के लती होते हैं और अच्छी शराब के चक्कर में वो बहुत बड़े बड़े उल्टे सीधे सौदे कर जाते हैं। तो उन्होंने सरपंच को एक लोभ दिया कि तुम आओ डेरे पर, हम तुमको बढ़िया सी शराब पिलाएंगे। इतने में ही सरपंच की जो बेटी होती है वो आती है, उसके हाथ में एक जल की घंटी, पानी का लोटा है और वो बोलती है जल। सरपंच कहता है उससे जल पियो और वो सुंदरी को एकटक देखे जा रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर, किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहला इनाम मिल सकता है इसे। ये मेरी बेटी है सुंदरी। सरपंच को अच्छा नहीं लगता, वो परिचय देता है तो वो झप जाता है क्योंकि वो सुंदरी को घूर घूर के देख रहा है। अरे नहीं, मैं तो जल की घंटी की बात कर रहा हूँ। क्या शानदार बनावट है, एकदम तराशी हुई। देखा आपने कितना दोगला आदमी है ये। जल पीकर घंटी स्वामीदास की तरफ बढ़ा देता है और फिर अपलक सुंदरी को ही देखता रहता है। सरपंच को थोड़ा बुरा लगता है, वो कहता है काम की बात करो। सुंदरी को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी अपने बापू से कहती है मैं जाऊं। सरपंच कहता है तू अंदर जा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ठेकेदार अपनी बात को फिर जोड़ते हुए कह रहा है। रामुड़ा तुम कुछ नहीं कह रहे थे, देख रहे थे। रामुड़ा को भी बहुत बुरा लगा कि वो सुंदरी को घूर रहा था। तो उसने भी आशंकित कहा क्या कह रहे थे, तुम तो घूर घूर के देख रहे थे सुंदरी को। मैं ये कह रहा था कि मुझे यहाँ धन बरसता दिखाई दे रहा है। अब वो उनको पैसे का लोभ दे रहा है। उसने कहा ना साम दाम दंड भेद, चारों से फंसा लूंगा। बरसात बिना कैसे धन बरसेगा? रामुड़ा अपना प्रश्न रखता है क्योंकि हम तो खेतीबाड़ी वाले लोग हैं। हमारा जो गांव है वहां तो कृषि होती है और वो मानसून पे डिपेंड है, बरसात पे डिपेंड है। ठेकेदार कहता बरसेगा, जरूर बरसेगा, हमें क्या करना होगा? ग्रामीण लोग पूछते हैं। तुम्हें मेरा सहयोग करना होगा, जंगल में मंगल हो जाएगा। अभी यहाँ जंगल ही जंगल है चारों तरफ, मैं यहाँ मंगल कर दूंगा, विकास की धारा बहा दूंगा। देखो विकास के नाम पे वो क्या करने वाला है वो देखिए। और आज की संस्कृति में विकास के नाम पर हो क्या रहा है कि हम अपनी प्रकृति का दोहन किस तरीके से कर रहे हैं। प्रकृति के हर उपादान का, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, हम किस तरीके से विकास के नाम पर उनको नष्ट करते जा रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं क्या कह रहे हो ठेकेदार? यहाँ बस अड्डा होगा, सड़कें, रहने के लिए मकान और मतलब उनको सब्ज बाग दिखा रहा है ठेकेदार कि मैं शहर जैसा कर दूंगा इस गांव को। उसी समय सुंदरी उसके हाथ में एक खरगोश है और ये बात सुनती है वो भी बाहर आ जाती है और फिर कहती है सुंदर। वही ठेकेदार तो उसकी निगाह पड़ी हुई है सुंदरी पर। सुंदर, सुंदरी के लिए गहने होंगे, नए कपड़े होंगे, मतलब लोभ दे रहा है। वो वहां की औरतों को भी लोभाना चाह रहा है। ग्रामीण भी कहते हैं और हमारी स्त्रियों के लिए, सबके लिए, हर एक के लिए खुशहाली। तुम तो बड़े काम के आदमी हो ठेकेदार। जो रामुड़ा है, युवा है, उसके मन में एक लोभ सा जाग जाता है क्योंकि वो भौतिकवादी जो सुख है उसके प्रति वो आकर्षित है। तो वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है कि हाँ भाई बहुत पैसा कम जाए। और युवा पीढ़ी की है, वो कम मेहनत में ज्यादा कमा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर सरपंच पे रंग नहीं चल रहा है, रंग चला है ठेकेदार का रामुड़ा पे।
तुम्हें मेरा हाथ हटाना होगा। रामुड़ा इंटरेस्ट लेता जा रहा उसकी बात में। कैसे? ये बूढ़े पेड़ देख रहे हो, यहाँ जंगल में अनेक ऐसे पेड़ है, गांव के तो एक ही थोड़ी है, बहुत सारे पेड़ है, हमारा तो बहुत घना जंगल है हमारे पास, तो इन्हें काटना होगा। काटना होगा? रामुड़ा आश्चर्य करता है, जंगल काटना होगा? ग्रामीण को भी थोड़ा गुस्सा सा आता है। हाँ, तुम्हें रोजगार मिलेगा। ठेकेदार उनको लोभ देता है, अरे भाई ये कटेगा तो तुमको रोजगार मिलेगा, रोजगार से पैसा कमाओगे। सरपंच यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहा है, रेखांकित करने वाली बात है। ये पेड़ प्रकृति की धनुष की लकड़ी है, प्रकृति का और पेड़ों का संबंध बता रहा है कि ये धनुष की लकड़ी है, हम सब इसकी डोर हैं, हमारा जीवन इस कमान का तीर है। ये वन होंगे तो जीवन चलेगा, और ये वन नहीं होंगे तो जीवन नहीं चलेगा। तो ठेकेदार कहाँ रुकने वाला है? वो तो लोभ पे लोभ दिया जा रहा है, यहाँ कारखाने होंगे। सरपंच जवाब दे रहा, धुआं उड़ेगा, ये सब तो होगा, फेफड़ों में फफूंद जमेगी, तुम धुएं के आतंक से अपने घरों की खिड़कियां खोलकर आराम से सो भी नहीं सकोगे। सरपंच ने नहले पे दहला मारा कि वो धुआं क्या करेगा, आपके फेफड़ों को खराब कर देगा, अंदर जाएगा और आपको दमा जैसी, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाएंगी। और इतना धुआं उड़ेगा कि आज आप जो अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर ताजी हवा जो ग्रहण करते हो ना, वो नहीं कर पाओगे। आप सोते समय खिड़की दरवाजों को बंद कर लिया करोगे, और तो भी आप आराम से नहीं सो पाओगे, क्योंकि घुटन होगी, वायु प्रदूषण हो जाएगा। यहाँ पर इस तरफ संकेत कर रहा है सरपंच। ठेकेदार कह रहा, तुम इस तरह नहीं समझोगे, मेरा चश्मा देना स्वामीदास। उसको समझ गया कि ये सरपंच तो विरोध करने पे लगा हुआ है। स्वामीदास यह चश्मा, आंख पर वो काला चश्मा लगाकर, जंगल की कटाई का हुक्म है मेरे पास, अब धमकी दे रहा है, काला चश्मा लगा के थोड़ा गुंडागर्दी दिखा रहा है। वो कह रहा है जंगल की कटाई का हुक्म है मेरे पास, मैं तो राजी राजी समझा रहा था। इतने में सुंदरी आती है, वो भी सारी बात सुन रही होती है। बाबा ये दरख्त काटने वाले हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। मतलब बच्चा बच्चा इस बात को समझता है कि पेड़ हमारे दोस्त हैं, और यदि पेड़ को काटने वाला कोई व्यक्ति है तो वो हमारा दुश्मन है। सरपंच कहता है, मैं इन्हें पहचान गया हूं बेटा, ये हमारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है, पेड़ काटने आए हैं। तुम इन पेड़ों के कौन होते हो? सरपंच पे दादागिरी कर रहा है। इन पेड़ों का हमारे सिवा और है ही कौन? ग्रामीण जवाब दे रहे हैं, अरे हम पेड़ों के हैं और पेड़ हमारे हैं, पेड़ हमने उगाए हैं, हमने इनका पालन पोषण किया है, इनको सींचा है, खरपतवार उखाड़ी है, आज ये इतने बड़े हुए हैं, तो आज ये अब हमें आश्रय दे रहे हैं। हम तुम्हें एक भी पेड़ नहीं काटने देंगे। सरपंच बोला, हाँ, हम तुम्हें कोई पेड़ नहीं काटने देंगे। सारे गांव वाले सरपंच के साथ। रामुड़ा भी बिल्कुल हो गया, वो सतर्क हो चुका है। उसे पैसा चाहिए था, पर इस कीमत पे नहीं चाहिए कि पेड़ कटेंगे। अब वो विरुद्ध में हो गया, वो भी बोल रहा है हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। अरे बहुत रोजगार है, हमारी खेती बाड़ी है, बरसात होगी, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और फसल उगेगी। और सारे ग्रामीण लोग भी मिलकर कह देते हैं, नहीं हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। सुंदरी भी कह देती है, हमें ऐसे गहने नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर स्त्रियों को गहने का लोभी माना जाता है, लालची माना जाता है, पर सुंदरी स्पष्ट मना कर देती है कि इस कीमत पर हमको गहने नहीं लेने हैं। यानी कि सब पेड़ों के प्रति कितने समर्पित हैं, प्रकृति के प्रति कितने समर्पित हैं, अपनी प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं। वो जानते हैं कि पेड़ है तो जीवन है। समझे आप? बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति ये नहीं जानते, और गांव का व्यक्ति सरपंच कह रहा है कि ये पेड़ प्रकृति की धनुष की लकड़ी है और हम सब इसकी डोर हैं। मना कर देते हैं सब लोग। सरपंच, हम तुम्हारा इरादा जान गए हैं, अब तुम लौट जाओ। ठेकेदार से कहते हैं लौट जाओ। ठेकेदार हिम्मत हार जाता है एक बार मतलब, और कहता है मैं अभी तो लौट जाऊंगा, पर याद रखना तुम्हें पछताना होगा। मेरे पास सरकारी हुक्म है। धमकी दे रहा वो, मेरे पास सरकारी हुक्म है, जाली हुक्म लेकर आया वो। तेरा सरकारी हुक्म है, सरकार से तो तुम नहीं लड़ सकते, सरकार की बात तो तुमको माननी पड़ेगी, तुम भी तो सरकार के एक अंग हो, सरपंच हो। फिर सीन बदलता है। स्वामीदास और ठेकेदार आपस में बात कर रहे हैं। स्वामीदास बड़े मजे से लेके देख रहा था कि किस तरीके से सरपंच की बेइज्जती हो रही है। गांव वालों ने उसके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। बहुत किरकिरी हुई। कोई चूहा फंसा? नहीं ठेकेदार, ठीक से देख लिया। अब देखिए वो सुबह पिंजरा लगा के गए थे और चूहे की बात हो रही है। मतलब क्या कोई गांव वाला फंसा, कोई ऐसा व्यक्ति फंसा जो हमारी योजना में हमारा साथ दे दे? मेरी आंखें चूहा पकड़ने वाले पिंजरे पर लगी हैं, यानी कि इस गांव पे लगी हुई हैं।
देखें कौन सा व्यक्ति फंसता है। कुछ रोटी के टुकड़े और डालने होंगे, सोचो, फिर प्रतीकात्मक भाषा है, कुछ रोटी के टुकड़े और डालने होंगे, यानी कि हमें इनको कुछ और लोभ देना होगा, तभी ये हमारी बात को मानेंगे, नहीं तो ये हमारी बात को मानेंगे नहीं। तो वो लोभ देने की बात कर रहा है। स्वामीदास सोच ही रहा हूं, इन जंगली चूहों ने परेशान कर दिया। ग्रामीणों के लिए कहा जा रहा है कि इन जंगली चूहों ने परेशान कर दिया है। यहाँ जंगली चूहा जो गांव ढाड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको कहा है कि एक तो वो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं एक तरीके से, और वो कह रहे हैं वो शहर की भौतिकतावादी उन्नति वगैरह की बात को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने गांव वालों को जंगली चूहा कहा। सारी योजना चौपट हो जाएगी। स्वामीदास को भी थोड़ा पछतावा हो रहा है। सरपंच के साथ और सख्ती करनी होगी, वह अगर मान जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। वो कह रहे हैं सरपंच को किसी तरीके से डराना धमकाना पड़ेगा सख्ती से। यदि सरपंच मान गया तो फिर गांव के लोग क्या कर पाएंगे, फिर वो विरोध नहीं कर पाएंगे। पर सरपंच माने कैसे? ठेकेदार हिम्मत नहीं आ रहा है, बहुत शातिर पहुंचा हुआ आदमी है, उसके दिमाग में कोई प्लान है। वो कह रहा है अभी उम्मीद की एक किरण है, और उसके दिमाग में वो प्लान चल रहा है जो आगे आप देखेंगे। स्वामीदास कहता सरपंच की जवान बेटी, तुम समझ रहे हो, यहाँ आओ। ठीक है, तुम ढाणी में जाकर सारी मालूमात कर लो, मेरी बंदूक निकालो, आज रात हम शिकार पर चलेंगे। शिकार का मतलब गांव के लोगों का शिकार करेंगे, पटाएंगे उनको, किस तरीके से जाल बिछाएंगे, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेंगे, किसी का अपहरण कर लेंगे या किसी को डराएंगे धमकाएंगे। और वो जाते हैं, गांव जाते हैं, और स्वामीदास उसी सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाता है। सरपंच कहता है बेटी सुंदरी जरा देखो तो आधी रात को कौन आया है। सुंदरी हाथ में एक लालटेन लेके बाहर आती है, और स्वामीदास उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, मतलब उसका अपहरण कर लिया गया है। सुंदरी चिल्लाती है बाबा। सरपंच आवाज सुनकर बाहर आता है, और जब सरपंच देखता है कि वहां पर ठेकेदार और स्वामीदास है तो कहते तुम। ठेकेदार एकदम कड़क के कहता अगर कोई लफड़ा किया या आवाज निकाली तो ये दुनाली बंदूक उसके हाथ में है, ये दुनाली बंदूक चल जाएगी, तुम्हारी बेटी की जान जोखिम में पड़ जाएगी। सरपंच उससे गिड़गिड़ाता है मेरी बेटी है, मेरी सब कुछ है, इसे छोड़ दो। छोड़ देंगे, हमारी बात मान लो, क्या चाहते हो? इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, और मेरे मजदूरों को पेड़ काटने से मना नहीं करोगे। मेरी बेटी को जाने दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। सरपंच नतमस्तक हो जाता है। पहले वचन दो। वचन देता हूं, ऐसे नहीं, तुम्हारी इस नदी की कसम खाओ। देखो यहाँ फिर एक संकेत किया है कि गांव के भोले वाले लोगों के लिए सब कुछ प्रकृति है, तो वो कसम भी किसकी खिलवा रहा है? नदी की कसम खिलवा रहा है, इस नदी की कसम खाओ। सरपंच कहता है मुझे कसम है, मैं पेड़ काटने से मना नहीं करूंगा, पर मैं तो दूसरों से कुछ नहीं कह सकता। मैं तुमको देता हूं, मैं मना नहीं करूंगा। और ठेकेदार को ये लगता है कि सरपंच मान गया तो सब मान जाएंगे, दूसरों को तो मैं देख लूंगा। तुमने नदी की कसम खाई है, ये बहती नदी हमारे लिए साक्षात गंगा मैया की अवतार है। सरपंच कहता है इसकी बेटी को छोड़ दो स्वामीदास। और भरोसा है, उसे मालूम है कि जो गांव के लोग कहते हैं वही करते हैं, और प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, उनके अंदर श्रद्धा है। कसम का मतलब क्या है कि नदी के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, वो नदी की झूठी कसम नहीं खा सकता, तो वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा। अब सब सीन फिर बदलता है, और वो देखते हैं कि बहुत सारी लालटेनें मंच के मध्य में बरगद के पेड़ के पास आकर इकट्ठा हो जाती हैं। आपस में बातचीत हो रही है। रामू है, सरपंच है, गांव के लोग हैं, और सुंदरी है। उन्होंने भी मन में कोई प्लान बना रखा है, गांव के लोगों ने भी। वो भी सब जने इकट्ठे हो जाते हैं। आज की रात बहुत भारी है। साथ में मोर बोलने की आवाज भी आती है। मोर बोलने की आवाज उनकी करुणा, उनकी पीड़ा, इसका प्रतीक है जो मोर बोल रहे हैं। और सरपंच कह रहा आज की रात बहुत भारी है, मतलब आज कुछ होने वाला है, और आज बहुत कुछ घटने वाला है। कोई आफत भी हमारे गांव में आ सकती है। हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। रात काटने के लिए बात कहो सरपंच काका, जिससे रात कट जाए। भारी है ना, हमें इंतजार कर रहे हैं, तो तुम कोई ऐसी बात करो जिससे हमारा मन बहल जाए। बात रुकेगी तो रात कैसे कटेगी? बात तो चलनी चाहिए, नहीं तो रात कैसे कटेगी? देखो ये लाइन सोचो, बात रुकेगी यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हमें लगातार करना है। यदि रात हम वो काम को लगातार नहीं करेंगे तो रात कैसे कटेगी? अर्थात ये अंधकार, ये अज्ञान, ये मुश्किलें, ये बाधाएं, ये कैसे खत्म होगी? इसलिए काम तो करना होगा। बात का मतलब यहाँ क्या है? काम करना होगा। एक गिद्ध ढाणी का सुख चैन लूटने आया है, सरपंच कह रहा है। गिद्ध कहा गया ठेकेदार को।
कि जैसे गिद्ध शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रखता है और मौका करते हुए उसको नोच खाता है, ऐसे ये ठेकेदार गिद्ध की तरह हमारी ढाणी पर नजरें लगाया हुआ है और हमारे इन जंगलों को चीर देना चाहता है, काट देना चाहता है। सुंदरी उसकी दृष्टि ढाणी की चिड़ियों पर भी है, क्योंकि सुंदरी इस बात को समझ चुकी है। यह चिड़िया कहा गया है भोली भाली बालिकाओं को। तो वो कह रहा है कि वो केवल पेड़ पर ही नहीं है, केवल जंगल पर ही नहीं है, हम जैसी मासूम लड़कियों पे भी उसकी गंदी दृष्टि है। उन पेड़ों पर जिन पर वे चहकती हैं, जो उनके मित्र हैं, और उनकी दृष्टि उस पेड़ों पर भी है जहां पर वो चिड़ियाएं चहकती हैं, जहां हमारा पालन पोषण होता है। और जो पेड़ और पक्षी हमारे मित्र हैं, जंगल नहीं बचे तो हरियाली नहीं रहेगी। सुंदरी कह रही है जंगलों का बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हरियाली नहीं रहेगी, और हरियाली नहीं रहेगी तो फिर बहुत नुकसान है। हम सब जानते हैं पर्यावरण में यदि हरियाली चली गई तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, कहां से हमारी प्रकृति बचेगी। हरियाली नहीं रही तो जीवन हरा भरा नहीं रहेगा, क्योंकि यह हरियाली ही हमारे संपन्नता, हमारी समृद्धि का आधार है। रामला कहता बात कहते चलो। गांव के लोग भी बहुत धुन में हैं, वो कहते हैं हुकारा भरते चलो। राजस्थान में एक चीज है, शब्द बोलते हैं हुकारा। कहानी कही जाती ना, फिर अपन कोई कहानी सुनते तो कहता हाँ और क्या हुआ, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है इसको हुकारा भरना बोलते हैं। तो कह रहे बात, सरपंच बात कह रहा है, कह रहे हुकारा भरते चलो, बात कहते चलो, हुक्का देते चलो, अर्थात अपना बात जो कह रहे हैं वो सुनते चलो और उसके प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते चलो। हुक्का भरने का मतलब क्या है कि सहमति व्यक्त करते चलो। इसी तरीके से उनके संवाद धीरे धीरे त्रासद स्वरों में बदल जाते हैं, अर्थात उनकी पीड़ा, उनकी करुणा उभर आ जाती है। और नुक्कड़ नाटक में हमने यही किया था कि लोग फिर पेड़ों के चारों तरफ घूमते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इतने में ही ठेकेदार की आवाज आती है, सभी मजदूर ध्यान से सुने, सवेरा होते ही कुल्हाड़ियां लेकर चल देना, किसी के हुक्म की राह नहीं देखनी है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, जाते ही पेड़ों की कटाई शुरू कर देनी है, समझ गए। जो ठेकेदार है वो अपने मजदूरों को आदेश दे रहा है। अब साहब उसके बाद एक धुन बजती है, जिससे ये महसूस होता है कि सुबह हो रही है, और धीरे धीरे संपूर्ण मंच पर एक रोशनी फैल जाती है। सरपंच, रामुड़ा और सुंदरी, वहां काफी सारे पेड़ हैं, तो काफी काल्पनिक पेड़ है। हमने तो इंसानों को, मतलब बच्चों को ही पेड़ बना दिया था, और पेड़ों से वो चिपक के खड़े हुए हैं। हाथ में बंदूक लिए ठेकेदार का जो नौकर है स्वामीदास वो आता है। आपको याद आ रहा है मैंने चिपको आंदोलन की कहानी सुनाई, मैंने खेजड़ली आंदोलन की कहानी सुनाई, वही सीन है यहाँ पर कि ग्रामीण लोग सब पेड़ों से चिपके हुए खड़े हैं। तो ठेकेदार मजदूरों को बुलाता है, आओ काम शुरू करो। और जैसे ही वो काम शुरू करने की बात करता है और मजदूर वगैरह अब पेड़ काटने के लिए आते हैं तो एकदम ठिठक जाते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपके हुए खड़े हैं, उनको अपनी बाहों में लेके खड़े हैं। ये क्या क्या देख रहा हूं मैं। ठेकेदार एकदम चकित होकर चिढ़ कर कहता, सरपंच ये कैसा खेल है, तुमने तो मुझसे वायदा किया था कि तुम मुझे पेड़ काटने के लिए मना नहीं करोगे, तुमने नदी की कसम खाई थी, यहाँ तो सब पेड़ों से चिपके खड़े हैं। स्वामीदास कह रहा है। ठेकेदार कहता है ये सरासर धोखा है, इससे कहो पेड़ों से अलग हट जाएं, मेरे मजदूरों को पेड़ काटने दें, तुमने वचन दिया था। सरपंच से कहता है। सरपंच बड़े मजे से चुटकी लेता है, मैंने वचन दिया था, मैं अपने मुंह से मना नहीं करूंगा, मैं वचन पर कायम हूँ, मैंने तुमसे ये कहा था मैं अपने मुंह से मना नहीं करूंगा, मैं तो अपने वचन पर कायम हूँ, मैं तो अभी भी मना नहीं करा तुम पेड़ मत काटो, काटो तुम पेड़, मैंने कब मना किया। पेड़ से अलग हटकर खड़े हो वरना मैं गोली चला दूंगा। वो कहता मैं पेड़ काटूं कैसे, सारे तो आदमी इसमें चिपके खड़े हैं और पेड़ काटूंगे तो ये आदमी मर जाएंगे, मैं गोली चला दूंगा, धमकी देता है। अब याद करो चिपको आंदोलन की गौरा देवी। ग्रामीण कहते हैं चलाओ गोली, रामुड़ा गोली चलाओ, सुंदरी हम नहीं हटेंगे। एक बार फिर चेतावनी देता हूं, तुम मुझे जानते नहीं। ठेकेदार अपनी हैकड़ी दिखा रहा है। सरपंच कहता है हम तुम्हें जानते हैं, जानते हैं कि तुम कितने धोखेबाज, कितने स्वार्थी, कितने लोभी, कितने लालची, तुम इस जंगल की हरी गंध के लुटेरे हो। हम जानते हैं कि तुम हरियाली के लुटेरे हो, प्रकृति के लुटेरे हो, तुम प्रकृति को नष्ट कर देना चाहते हो, तुम इसके दुश्मन हो, तुम वो हो जो हरियाली छीनकर हमको अकाल देते हो। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात कही है। पेड़ कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे तो बारिश कैसे होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अकाल। आप देखो जब नाटक शुरू हुआ था और हम जब रामुड़ा और सरपंच की बात कर रहे थे तभी हम यही कर रहे थे कि वो अकाल को मिटाने के लिए इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं,
और वो ये कह रहे हैं कि ये इसीलिए आते हैं अकाल क्योंकि पेड़ कट जाते हैं। तो कहते हैं हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम हमको अकाल देने वाले हो, हमारा शोषण करने वाले हो, हमको मुश्किलें और कष्टों में डालने वाले हो। ठेकेदार तुम मेरा शिकार हो जाओगे, शिकार हो जाएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, हमें मालूम है। और आगे की लाइन देखो क्या मजेदार है, हर हाल में शिकार हमें ही होना है पर हम डरेंगे नहीं। अरे हम तो हर हालत में शिकार होंगे, यदि हम पेड़ काटने देंगे तुमको तो अभी हम शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जब पेड़ नहीं कटेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हमारी खेती कैसे होगी, हरियाली के बिना हमारा जीवन चलेगा कैसे। हम तो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, जंगलों को प्यार करने वाले लोग हैं, तो यदि जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन तो वैसे भी खत्म हो जाने वाला है। और यदि अभी तुम बंदूक से हमें मार दोगे तो भी हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, तो हमारा तो जीवन खत्म होने वाला है कैसे भी है। इससे अच्छा तो हम पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दें। सुंदरी भी कहती है ये शरीर पेड़ों से अलग नहीं होगा। ये सुंदरी हमें गौरा देवी दिखाई दे रही है, ये सुंदरी हमें अमृता देवी जैसी दिखाई दे रही है। ठेकेदार मेरी बात मानो, अपनी जिद छोड़ दो, समझा रहा है वो। ग्रामीण हम मर जाएंगे, ये पेड़ नहीं कटने देंगे। ठेकेदार कहता है एक बार फिर सोच लो, अभी समय है, धमकी दे रहा है। सरपंच कहता हमने सोच लिया, बहुत सोच कर आए हैं, हम कह तो दिया कि शिकार तो हर हालत में हमें ही होना है, और हम बहुत सोच कर आए हैं कि हम अपने पेड़ों को कटने नहीं देंगे चाहे जान हमारी चली जाए। ठेकेदार कहता था तुम नहीं मानोगे, सुनो मैं 3 तक गिनूंगा और 3 के बाद गोली चल जाएगी। 1 2 ऐसे गिन ही रहा होता है, गिनते में पुलिस आ जाती है। ठहरो, स्वामीदास चिल्लाता है पुलिस। पुलिस कहती है ठेकेदार अपने को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया गया है, जाली आदमी बहुत दिनों से जंगलों की नाजायज कटाई कर रहे हो, ऐसे कई संगीन मुकदमों में तुम्हारी तलाश थी। मतलब यह ठेकेदार की पोल खुल जाती है कि उसके पास कोई सरकारी हुक्म नहीं है, वो बहुत ही जालसाज व्यक्ति है, गांव जंगलों में जाता है, आसपास की ढाणियों के लोगों को धमकाता है या लोभ देता है, उनको डर दिखाता है और आसपास के जंगलों को काटता है। और पुलिस को, सरकार को ऐसे पेड़ के काटने वाले ठेकेदारों की तलाश है जो अवैध कटाई कर रहे हैं। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बताई थी आगरा से जब हम बस से आ रहे थे तो किस तरीके से अवैध कटाई हो रही थी। सरपंच कहता है धन्य भाग्य हमारे, आप समय से पधारे। छोटा सा बारीक सा व्यंग्य है। पुलिस वालों के लिए कहा जाता है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद पुलिस वाले आते हैं तो कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय से आ गए, घटना घटने से पहले आ गए, थोड़ी देर करते तो हम बलिदान हो जाते, क्योंकि ये तो गोली चलाने पे आमादा था, चला भी देता। और देखो हमने देखा है खिजड़ली आंदोलन में, गौरा देवी वाले आंदोलन, चमोली का जो चिपको आंदोलन है उसमें तो हमने देखा था कि वो वापस चले गए थे, लेकिन हमने देखा खिजड़ली वाले आंदोलन में कि किस तरीके से वो लोग 363 लोग वहां पर बलिदान हो गए थे। ग्रामीण इन्हें लेकर पधारो जिससे हमारी सुख शांति बनी रहे, जंगल बचा रहे, हरी गंध फैली रहे। सारे ग्रामीण गाँव वालों जो पुलिस वालों से निवेदन कर रहे हैं कि इन्हें ले जाओ और जेल में बंद करो, रोको इनको, ये हमारे जंगलों को काटने के लिए आते हैं। ठेकेदार मैं चलता हूँ स्वामीदास, तंबू उखाड़ लाना, पिंजरा उठा लाना। मतलब पिंजरा उठा लाना, कितना बड़ा दर्द है कि इसमें कोई चूहा नहीं फंसा, अब की बार कोई गांव वाला नहीं फंसा, अब की बार मैं जंगल नहीं काट पाया। ठेकेदार का पुलिस के साथ प्रस्थान हो जाता है और पर्दे के पीछे से वाद्य जो यंत्र है उनकी आवाज तेज होती है और सारे जो ग्रामीण हैं वो सामूहिक नृत्य करते हैं, इस तरीके से खुशी मनाते हैं कि उनके जंगल बच जाते हैं। तो ये है हरितगंधा नाटक। मैंने आपको पूरा जो एकांकी है वो पढ़ के सुनाया और बीच बीच में जहां भी आवश्यकता लगी वहां मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको यदि इस एकांकी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।